तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो, वीपीडी और कनिष्क सहायक, मतलब जहाँ जहाँ आपका सिलेबस लेवल लगभग सेम है, आप लोअर पीसीएस भी उसको कह सकते हैं और पीसीएस का प्रीलिम्स भी आप कह सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि पीसीएस प्रीलिम्स में आपकी हिंदी नहीं पूछी जाती है, लेकिन ग्रुप सी वगैरह में पूछी जाती है, तो ये अंतर रहता है। लेकिन जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो तो आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और लोअर की अगर आप बात करो तो आपके 5 से 10 नंबर का आराम से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, चाहे। और आप अगर पीसीएस प्रीलिम्स की बात करो तो वहाँ भी आपको 10 से 15 नंबर का करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर तो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो करंट अफेयर है, ये एक हफ्ते का करंट अफेयर है, 8 से लेकर 14 तारीख तक का, यानी कि 14 अगस्त तक का ये करंट अफेयर है, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे वही करंट अफेयर लेके आया हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी एक 10-15 पन्ने का नहीं बताने वाला, यानी कि रोज़ के हिसाब से जो होता है। मैं आपको जो बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको पता है, इस बैच में अभी तक हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है जिसका नाम है भूगोल। और भूगोल का मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। और आप मुझे अपना सुझाव बताइए कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, और साथ ही इस वीडियो के बारे में बताइए। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम करंट अफेयर्स को रहने देंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन मैंने बोला था कि संडे के दिन करंट अफेयर का जो वीडियो आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो जो पहला आपका करंट अफेयर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इसमें जो पहली पोजीशन पे आया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहाँ पर सिंगापुर। देखा, आपको सिंगापुर दिख रहा होगा, सिंगापुर, ठीक है। और भारत की क्या पोजीशन है, आपसे ये पूछी जा सकती है। तो जो भारत की पोजीशन है उसका नाम, उसके जो नंबर है वो है 122। तो बात करते हैं अगला करंट अफेयर, मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। सेकंड हमारा करंट अफेयर जो है वो आता है भाला फेंक दिवस। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पर। क्योंकि ये भाला फेंक दिवस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है नीरज चोपड़ा जी ने जो गोल्ड मेडल जीता था, उन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस रखा गया है 7 अगस्त को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है। भाला फेंक दिवस कौन सी तारीख को? 7 अगस्त को रखा है। अभी हम ओलंपिक के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, इससे आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पर, पीएम जनधन योजना लागू की गई 28 अगस्त 2014 से। आपको ये डेट याद रख लेनी है। अब ये क्यों ज़रूरी है इस समय, इसके पीछे कोई और फैक्ट है, आप इसको गूगल पे सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस समय चर्चा में क्यों है। तो 28 अगस्त 2014 को आपको फिलहाल ये डेट याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए, हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, संस्कृति मंत्रालय ने भारत विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किया? तो किस शहर में स्थापित किया है? नोएडा में स्थापित किया है संस्कृति मंत्रालय ने भारत विरासत संस्थान। क्या याद रखना है? भारत विरासत संस्थान कहाँ? सीधे आपको कहाँ पे टिक करना है? नोएडा में आपको टिक करना है, ठीक है। क्या विरासत संस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, डूरंड कप। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन आपका। आपने आने वाले ग्रुप सी का तो लगभग फेवरेट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। आपको हर एग्जाम में देखने को, हर एग्जाम में नहीं तो आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को मिल जाता है डूरंड कप से क्वेश्चन। तो डूरंड कप 2021 का 130 संस्करण कहाँ? तो ये है हमारा कोलकाता। इसका आंसर क्या है? कोलकाता, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मालाबार अभ्यास। बहुत जरूरी क्वेश्चन, पीसीएस प्रीलिम्स के लोअर पीसीएस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप इसको याद रखना है, चारों कंट्री के नेम, कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला है हमारा, वो भी हमारा अभ्यास से रिलेटेड है और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से 2 हैं, उनमें से एक आपका पहली बार हुआ है। तो वो कौन सा देश है इसके साथ पहली बार हुआ है, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। तो वो है हमारा एक भारत और सऊदी अरब नौसैनिक अभ्यास, अल मोहब्बत अल हिंद, ठीक है। अल मोहब्बत अल हिंद, कुछ इसमें छूट गया मुझे ऐसा लग रहा है, अल हिंदी, हाँ ये आ गया, अल मोहब्बत अल हिंदी। तो भारत और सऊदी अरब के बीच का जो नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी। अल मोहब्बत नहीं है, अल मोहद अल हिंदी, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, भारत और यूएई के बीच में नौसैनिक अभ्यास। तो ये कन्फ्यूज़न करने के लिए आ सकता है दोनों में, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ लिया है यहाँ पर। तो इसका नाम है जायद तलवार। कौन सा नौसैनिक अभ्यास है ये? भारत और यूएई के बीच में है। क्या नाम है इसका? जायद तलवार। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल खिलाड़ी गए
कितने खिलाड़ी गए हैं? 119 खिलाड़ी गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार आपको पता है टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको गोल्ड मेडल मिला है और ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले कौन थे? अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करिए। वैसे चलो मैं बता देता हूँ आपको नाम। इनका नाम था पहले जो थे अभिनव बिंद्रा, है ना, शूटिंग में इन्हें मिला था। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत से कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 119। उसमें से पुरुष कितने थे? 67। और महिला कितनी थी? आपको देखो हर चीज़ पता होना चाहिए इस समय ओलंपिक के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो 67 पुरुष और 52 महिला। ठीक है, अब बात आती है, ये तो टोक्यो ओलंपिक था। अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ी गए थे? 54 खिलाड़ी गए थे। पैरा ओलंपिक क्या होते हैं? जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, आप उनको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने खिलाड़ी गए हैं? 54 खिलाड़ी। और इसमें कितने गए हैं? टोटल 119। अगला आता है हमारा, अच्छा अगर हम यहाँ पे ओलंपिक की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं ओलंपिक के बारे में आपको यहाँ पे 2-3 फैक्ट और बता देता हूँ। तो टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक भारत ने कितने जीते? 7 पदक जीते हैं। 7 आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है। 7 पदक भारत ने यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, अब गोल्ड मेडल कितने मिले हैं? 1 गोल्ड मेडल मिला है। तो कुल पदक कितने? 7। और इसमें से गोल्ड मेडल कितने मिले हैं? गोल्ड मेडल मिला है हमारा 1 गोल्ड मेडल मिला है। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। अब बात करते हैं ब्राउन्ज मेडल की, तो ब्राउन्ज मेडल कितने मिले हैं? 4 मिले हैं। तो 4 और 2 6 और 1 7। टोटल पदक कितने मिले हैं? 7 मिले हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड मेडल किसको मिला है और बाकी के जो मेडल हैं वो किस किस को मिले हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है गोल्ड मेडल तो आप सबको पता है किसको? नीरज चोपड़ा जी को मिला है। और ये मत भूल देना कि उनको जेवलिन थ्रो में मिला है। और जेवलिन थ्रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाला फेंक। तो भाला फेंक में उनको मिला है, जेवलिन थ्रो में मिला है। किसको मिला है? नीरज चोपड़ा जी को मिला है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसमें आपको ये नहीं भूलना है कि किस खेल से ये संबंधित हैं। ठीक है, जो दूसरा आता है हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर में मैंने आपको जैसे कि बताया 2 हैं। ठीक है, अब इनको किस में मिला है? वेट लिफ्टिंग में मिला है। ठीक है, किस में मिला है? वेट लिफ्टिंग में मिला है। और कितनी वेट मतलब कितनी कैटेगरी के अंतर्गत इनको मिला है? तो उसका आपको याद रखना है 49 kg। ठीक है, कैसे याद रखना है 49 kg? कैसे? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि लेडीज़ हैं और लेडीज़ यानी कि 49, तो कम वेट में इन्होंने खेला। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मीरा भाई चानू को वेट लिफ्टिंग में 49 kg में इनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। कौन सा? सिल्वर। अगर हम बात करें दूसरे प्राइज़ की, तो वो किसको मिला है? रवि दहिया को मिला है। क्या नाम है उनका? रवि दहिया। तो किसको मिला है? रवि दहिया को मिला है। अब इनको कितने वेट लिफ्टिंग में मिला है? इनसे 8 किलोग्राम ज़्यादा, 57 किलोग्राम में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इन्होंने वेट लिफ्टिंग नहीं करी थी। अब ये आदमी हैं तो आदमी क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। एक जो नॉर्मल फैक्टर आप रख सकते हो। तो क्या है? इनको कुश्ती में मिला है। ठीक है, कुश्ती में मिला है। कुश्ती में इन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है। कुश्ती में इनको सिल्वर प्राइज़ मिला है। और कोई ये मतलब कोई नए खिलाड़ी नहीं है, आप सभी इनके बारे में यहाँ पे आपने सुना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बाकी के जो हमारे 4 प्राइज़ हैं उनके मैं आपको जल्दी जल्दी नाम बता देता हूँ। पहले हैं हमारे यहाँ पर बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को इनको किस में मिला है? इनको भी कुश्ती में मिला है, लेकिन जो इनकी कैटेगरी है वो थोड़ी ज़्यादा है। वो कितनी है? 65 kg में बजरंग पुनिया को मिला है। अब बात करते हैं उसके बाद, ये हैं असम के। अच्छे, क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा बंदा मतलब कौन से जो खिलाड़ी हैं वो कौन से राज्य को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो रवि दहिया हैं वो हरियाणा के थे और जो बजरंग पुनिया हैं वो कहाँ के हैं आपके? वो भी कहाँ के हैं? हरियाणा के ही हैं। जहाँ अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे, अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट में यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, और मीरा भाई चानू कहाँ की हैं? ये हैं मणिपुर की हैं। ठीक है, इनको भारोत्तोलन में मिला है। नीरज चोपड़ा कहाँ हैं? ये भी हरियाणा के हैं। ठीक है, और बजरंग पुनिया का आप मुझे बता देंगे कमेंट में, अगर मुझे शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें भी। और अब आते हैं असम के, तो इनका नाम है लोवलीना बारगोहेन। लोवलीना बारगोहेन इनका पूरा नाम है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? असम से बिलोंग करते हैं ये। और इनको किस में मिला है? बॉक्सिंग। ठीक है, आपको इनके ये याद रखना है कि इनको कौन से खेल में मिला है, कहाँ पर, कौन से खेल में? बॉक्सिंग में मिला है। अब पीवी सिंधु, ये कहाँ की हैं? हैदराबाद से बिलोंग करती हैं।
और इनको किस में मिला है, बैडमिंटन से मिला है, तो आप सभी को पता है वो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। और फिर जो हमको 7वां प्राइज़ में मिला है वो है भारतीय हॉकी टीम को मिला है। और कौन सा पदक मिला है, ब्राउन्ज, यानी कि जिसको हम कांस्य पदक बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड को हम स्वर्ण हो गया, सिल्वर को हम बोलते हैं रजत, और ब्राउन्ज को हम बोलते हैं कांस्य पदक। तो ये तीनों पदक की कैटेगरी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अच्छा, आप मुझे इस समय जो भारतीय हॉकी टीम के जो कोच हैं उनका नाम है ग्राहम रीड, और जो इस समय कैप्टन हैं उनका नाम है हरमनप्रीत, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन उठा के वो पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये ओलंपिक गेम है, ये कौन सा ओलंपिक गेम था, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 32 कौन सा था, 32, और 33 कहाँ पर हो रहा है, तो ये होगा आपका पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। 33 कहाँ पर, पेरिस, फ्रांस। 34 की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर होगा, वो होगा हमारा यूएसए में। और 35 कहाँ पर होगा, वो होगा चीन में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर 35, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब यूएसए ने कितने पदक जीते, तो यूएसए नंबर 1 पे रहा। अगर आपको पता होगा कौन रहा यूएसए नंबर 1 पे रहा, जो कि 113 पदक के साथ पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे कौन है, आप सभी को पता है, चीन है। और चीन कितने पदक के साथ है, ये है 88 पदक के साथ है। थर्ड नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है थर्ड नंबर पे। इसने कितने पदक जीते, इसने जीते 58 पदक। अब आप देखो आपको यहाँ पे यूएसए में कौन सा होने वाला है, 34, 113 आ गया ना, 13 में 1 जोड़ दो तो अगले साल कहाँ पर होगा, 34 वाला, वो कहाँ पर होगा हमारा, यूएसए में। 33 कहाँ पर होगा, वो होगा हमारा पेरिस, फ्रांस में। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा होने वाला है, 35, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू करी गई थी, आपको इसकी डेट याद रखनी है। 2016 में ये शुरू करी गई थी, और ये किससे संबंधित है, एलपीजी कनेक्शन से ये संबंधित है, ठीक है। और हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो कहाँ किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लखनऊ में। क्यों, क्योंकि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अब देखो, उन्मुख चंद ने संन्यास ले लिया है, तो उन्मुख चंद जी ने भी संन्यास ले लिया है, और सभी प्रारूप जितने भी होते हैं उन सभी से संन्यास ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पीएम मोदी जी ने खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च किया। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, देखो मोदी जी कुछ भी करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए लगभग वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो उन्होंने क्या करा है, एक खाद्य तेल मिशन शुरू किया है, जो कि 11,000 करोड़ रुपए की लागत का है, और उसका नाम पूरा है आपका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। क्या नाम है, ऑयल पाम से आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अगला है हमारा जो पुस्तकों से संबंधित है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी है, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। अगली हमारी पुस्तक है द अर्थ स्पिनर। पुस्तक किसने लिखी है, अनुराधा रॉय ने लिखी है। द अर्थ स्पिनर किसने, अनुराधा रॉय। आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। आईटीबीपी चर्चा में है, आपको ये क्यों है, आप इसको गूगल में सर्च करिए। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको गठन से पूछा जा सकता है कि कब, 24 अक्टूबर 1962, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में ईयरली वाले क्वेश्चन जो होते हैं धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, तो आपको उनकी ईयर याद रख लेने हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और जो इसके महासचिव हैं इस समय वो हैं एसेला रुवान वीराकानु। आपको वीराकानु से याद रख सकते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985, बहुत ज़रूरी। कैसे याद रखोगे, कांग्रेस की स्थापना 1885, उसके बाद सार्क की स्थापना हुई थी 100 साल बाद, तो 1985। अभी एक 100 साल भी किसी को पूरे हुए हैं। अगर अब आगे वो क्वेश्चन आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है वो, हम उसके बारे में भी हम देखेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य मैंने आपको बता दिया, कर्नाटक। उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना कब से चालू करी गई, 2016 से। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। देखो मैंने लगभग अपने हिसाब से तो सभी ज़रूरी लिए हैं। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था ख़त्म कहाँ से करी गई है, लद्दाख से करी गई है। अगर आप आधे घंटे के अंदर या 15 से 20 मिनट के अंदर आप पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आप समझ जा रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। तो बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ा है।
और नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पर, तो आपको देख लेना ज़रूर है और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाना है, ये मेरी आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी। एक सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी ज्वालामुखी अभी फटा था कुछ समय पहले, तो कहाँ पर है ये मेरापी ज्वालामुखी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये जो 100 साल पूरे हुए थे मैं उसी की यहाँ पे बात कर रहा था। मद्रास विधान परिषद के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो मद्रास विधान परिषद के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 100 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 वर्ष कौन सी विधान परिषद के पूरे हुए हैं? मद्रास का नाम दे देगा, बम्बई का नाम दे देगा, बंगाल का नाम दे देगा, तो ऐसे आपको कन्फ्यूज़ करेगा। और आपको लेकिन किस में टिक करना है? मद्रास में, क्योंकि आपने मेरे साथ यहाँ पर पढ़ लिया है। तो मद्रास विधान परिषद। अगला बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काकोरी टेंट षड्यंत्र का नाम अब क्या कर दिया गया है? तो काकोरी टेंट षड्यंत्र का नाम, काकोरी टेंट तो है ही, षड्यंत्र की जगह कार्यवाही कर दिया गया है। तो षड्यंत्र की जगह क्या? कार्यवाही कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, काजीरंगा। और एक क्यों जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये जाना जाता है। कहाँ पर है? असम में है। इसके बारे में डिटेल में 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं अभी। तो ये चर्चा में क्यों है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? क्योंकि ये देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग कर रहा है, तो ये इसलिए चर्चा में है। और जो हमारे आगे क्वेश्चन आया था कि 100 वर्ष पूरे होने जब उसके हुए थे तो वो कब बना था? तो जो वो बना था मद्रास विधान परिषद 1900, कब बना था? 1919। ठीक है, 1919 भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम जो आया था आपका, उस समय वो बना था। यानी कि राष्ट्रीय अधिनियम कौन सा अधिनियम था उस समय? 1919 में वो बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मद्रास विधान परिषद 100 वर्ष पूरे उसके हो चुके हैं। और एक काकोरी ट्रेन वाला तो बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, या किसी आपको लगता है कि आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद, या आज से नहीं तो अगले संडे से आपकी रीजनिंग की क्लास, संडे को आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और कल मॉर्निंग में आपको 9:30 बजे ज्योग्राफी क्लास मिलेगी। ठीक है, एक वीडियो मिल जाएगी। तो आज रात को मैं क्विज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड, या और जो मैंने आपको कल ज्योग्राफी की क्लास दी थी उससे रिलेटेड।